जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन लोअर एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में देखेंगे। ह्यूमन में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के क्या क्या पार्ट होते हैं, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लोग डायलिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज ये हम लोग चैप्टर क्लोज करेंगे। जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये एक ह्यूमन का हमने यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। इसके अंदर हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है किडनी। एक लेफ्ट किडनी होगी और एक राइट किडनी होगी, यानी एक पेयर जो है वो किडनी पाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों जगह से, इसे हम कहेंगे यूरेटर। एक लेफ्ट यूरेटर होगा और एक राइट यूरेटर होगा। ये यूरेटर जो है आकर के मिलती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है और फिर ये यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो इतने सारे जो हैं वो आपके कंपोनेंट हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला हमारा किडनी है, फिर यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद यूरेथ्रा है, जहां से हम पास करते हैं यूरिन को, उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, इसमें एक एक ऑर्गन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किडनी के बारे में देखते हैं। तो किडनी का ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये किडनी है। अभी हम इसका इनलार्ज फोटो देखेंगे। ये हमारे पास 2 किडनी होती हैं, एक पेयर होती है। इसका डार्क रेड होता है, फ्लैटेंड होता है, बीन शेप होता है। याद रखिएगा ये कैसा होगा, बीन शेप होता है। ये जो है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 6 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है। मैन में जो किडनी का वेट है वो लगभग 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है, और फीमेल में ये 135 ग्राम होता है। लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी हायर होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। तो लेफ्ट किडनी जो है हायर होती है, और किडनी का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है, साथ ही साथ कॉनकेव भी होता है बीच में। यहाँ पे देखिए ये बीच में कॉनकेव है और बाहर से कैसा आपको दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है। तो ये जो कॉनकेव वाला रीजन है, इस रीजन को हम हीलस या हीलम कहते हैं, हीलम या हीलस कहते हैं। इसी हीलम से कई चीजें जैसे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर्स ये इंटर करते हैं किडनी के अंदर। जो ये किडनी होता है, हमारी रिब्स जो है, लास्ट वाली जो 2 पेयर रिब्स हैं, नीचे की जो रिब्स हैं सबसे, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी किडनी को। ये इनलार्ज फोटो हम लोग किडनी का देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा, किडनी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, जब हम लोग किडनी को काटते हैं तो हमको कुछ इस तरह से किडनी का शेप दिखाई देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये ओरिजिनल किडनी, जो ह्यूमन की ओरिजिनल किडनी है, डेड बॉडी से ली गई है किडनी का स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये डायग्राम बनाया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका जो भाग, आपका बाहर वाला जो भाग होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा लाइट
कलर का होता है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, या हम सिंपली कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। उसके नीचे कुछ हमको डार्क रीजन दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए डार्क रीजन यहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम मेड्यूला कहते हैं। अब इसी मेड्यूला के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे पिरामिड, इसे हम पिरामिड बोलते हैं, इस पिरामिड के बीच में जो है कुछ खाली स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं रीनल कॉलम, इनको क्या कहेंगे, रीनल कॉलम। और ये जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है डार्क स्टेन रीजन आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम कहेंगे पिरामिड। और रीनल पैपिली जो है जहाँ पे ये अंत होता है पिरामिड का, उसे हम रीनल पैपिलिया बोलते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक पिरामिड जो है वो ओपन हो रहा है एक छोटे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइनर कैलेक्स, और ये माइनर कैलेक्स, हर जगह का माइनर कैलेक्स जो है खुल रहा है एक मेजर कैलेक्स में, ठीक है, यहाँ मेजर कैलेक्स में खुल रहा है, और मेजर कैलेक्स जो है वो फाइनली जो है रीनल पेल्विस में खुल रहा है, एक ब्रॉड एरिया होता है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। रीनल पेल्विस जो है वो सीधा आपके यूरेटर में खुलता है, यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन आकर के यहाँ पे कलेक्ट होगी और आकर के सीधा यूरेटर में, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाएगी। ये देखिए, ये रियल का फोटो है, रियल की किडनी का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डार्कली स्टेन रीजन है, इधर लाइट स्टेन रीजन है। ये आपके जो है यहाँ पे कैलिक्स की बात चल रही है, कैलिक्स जो है ओपन होता है ये रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस जो है यूरेटर में ओपन हो रहा है। तो ये ओरिजिनल फोटो आपको डेड बॉडी से ली गई है। उसके बाद हम यूरेटर की बात करते हैं, तो यूरेटर में कोई खास नहीं है, ये पेयर ऑफ नैरो ट्यूब होते हैं जो मस्कुलर होते हैं, थिक होते हैं, और ये रीनल पेल्विस से स्टार्ट होती हैं, पेल्विस से स्टार्ट करके ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के जो है यूरिन को कलेक्ट करती हैं। यहाँ पे यूरिन किडनी से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये पियर शेप होता है, मस्कुलर सैक होता है। यहाँ पे आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके यहाँ पे किस तरह की मसल्स पाई जाती है, जैसे स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल है और आपका स्केलेटल मसल है। तो ये तीनों मसल्स में से कौन सी मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे ये जो है रिसीव करती है यूरिन यूरेटर से, जो स्टोर करती है यहाँ पे टेम्पोरेरी, यहाँ पे टेम्परेरी रूप से जो है यूरिन का स्टोरेज किया जाता है। यहाँ पे रिंग पाए जाते हैं, गार्ड होते हैं, यहाँ पे रिंग पाए जाते हैं मसल फाइबर्स के, जिन्हें हम स्फिंक्टर बोलते हैं, यानी कि जो उसको रोके रहता है, यूरिन को निकलने से रोके रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। यह मसल फाइबर की बनी होती है। ब्लैडर को क्लोज रखने का काम जो है स्फिंक्टर का होता है, और ये स्फिंक्टर जब रिलैक्स होते हैं तो हम यूरिन पास आउट करते हैं ब्लैडर से। हमारी यूरिन जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें 700 से 800 ml यूरिन आ सकता है, इसके अंदर स्टोर हो सकता है। यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा जो है ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है, जो ये भी जो है स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। इसकी ओपनिंग जो होती है स्फिंक्टर से गार्डेड होती है, ताकि अपने आप जो है वो यूरिन बाहर न निकल जाए। ये मेल्स के अंदर ओपन होता है टिप ऑफ पेनिस, जो पेनिस होता है उसके टिप पे यहाँ पे ओपन होता है, जबकि फीमेल में जो है यहाँ पे ये यूरेथ्रल ओपनिंग इनकी अलग होती है, और इसमें जो है सिर्फ यूरिन ही पास होता है, जबकि मेल में जो है वो यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं। मस्कुलर यूरेथ्रल स्फिंक्टर कीप यूरेथ्रा, हमेशा जो स्फिंक्टर हैं ये यूरेथ्रा को हमेशा क्लोज रखते हैं, और जब हम पास आउट करते हैं यूरिन को बाहर निकालते हैं तभी ये ओपन होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जो किडनी का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी। तो किडनी जो है वो कंपोज्ड होती है कई माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स से। यहाँ पे क्वाइल्ड ट्यूब्यूल पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो है ये यूनिट है आपके किडनी के। किडनी की यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है।
ये माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। ये नेफ्रॉन एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, और ये बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होते हैं आउटर रीजन में और स्ट्रेट होते हैं इनर रीजन में। यानी जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला मतलब जो लाइट कलर का हमने किडनी में रीजन देखा था वहां पे हाईली क्वाइल्ड रीजन होता है, और जो डार्क कलर का हमने देखा था वहां पे स्ट्रेट होता है। इसके जो दो रीजन्स हम देख रहे हैं, ये ऊपर वाला रीजन जो होता है वो डॉटेड होता है, स्ट्रेटेड। ये नीचे वाला रीजन कैसा होगा? स्ट्रेटेड होगा। यानी जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहां पे आप क्वाइल्ड मिलेगा, और जो मेडुला वाला रीजन है वहां पे आपको स्ट्रेट मिलेगा। ये जो आपका नेफ्रॉन है उनका, यहाँ पे ये कॉलोनी में डिवाइड हुई हैं, कोनिकल मासेस में डिवाइड हुई हैं, जिन्हें हम रीनल पिरामिड कहते हैं। 15 से 16 रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किडनी है, और किडनी का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है? रीनल पिरामिड्स हैं। ये ऊपर वाला लाइट रीजन है और नीचे वाला डार्क रीजन है। इससे जो है हम कॉर्टेक्स भाग कहेंगे और अंदर वाले भाग को हम मेडुला कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मेडुला वाला रीजन है यहाँ पे स्ट्रेट रीजन पाए जाएंगे नेफ्रॉन्स के, जबकि यहाँ पे क्वाइल्ड रीजन यानी कॉर्टेक्स के अंदर क्वाइल्ड रीजन पाए जाएंगे। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो नेफ्रॉन जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो रीजन है ये आपका एट्रियोल्स है, ये भी आपका ये एफरेंट एट्रियोल है। ये इधर से जो निकल रहा है वो इफरेंट है। देखिए ए और ई का ही अंतर है, याद रखिएगा। एफरेंट आना, ए से आना, ई से जाना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एफरेंट एट्रियोल माने आने के लिए एफरेंट एट्रियोल है, और ई से जाना यानी इफरेंट एट्रियोल है, निकल रहा है यहाँ से। यहाँ पे कैपलरी का ही ये जो बाइफर्केट कर जाती हैं, कई कई जो है पतली पतली कैपलरीज में जो है डिवाइड हो जाती हैं और एक मास बनाती हैं, एक गुच्छा बनाती हैं उन्हीं कैपलरीज का, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद अगर जो हम बात करें, यहाँ पे जो पहले आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही कन्वोल्यूटेड होता है, बहुत ही मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि पहले का भाग है। कन्वोल्यूटेड बहुत मुड़ा हुआ है, ट्यूब्यूल है, तो इसीलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी भी इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? पीसीटी। जबकि इसके लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो भी बहुत मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे कहते हैं डीसीटी, डीसीटी इसको कहेंगे। उसके बाद ये जो डीसीटी है ये ये जो है कलेक्टिंग डक्ट में आकर के ओपन होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूरिन जो है फिल्टर आउट होकर के आया और यहाँ से धीरे धीरे होकर के कलेक्टिंग डक्ट में आया। अब ये कैलिक्स में खुलेगा, कैलिक्स जो है पेल्विस में खुलेगा, पेल्विस जो है यूरेटर में खुलेगा, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरेथ्रा के माध्यम से पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। ये है डिसेंडिंग, मतलब नीचे की तरफ आता हुआ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसीलिए कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके चारों तरफ जो हैं वो ब्लड कैपलरीज घेरे हुई होती हैं, ताकि यहाँ से जो मटेरियल है पास होकर के ब्लड में आ सके, और ब्लड का जो मटेरियल है वो पास होकर के ट्यूब्यूल में भी जा सके। और ये जो ब्लड कैपलरीज हैं, इन ब्लड कैपलरीज को हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहेंगे? वासा रेक्टा कहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, बहुत डिटेल में इसको देखते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये कप शेप होता है, कप शेप अपर पार्ट कहलाता है बोमेन कैप्सूल। ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो इसे हम क्या कहेंगे? बोमेन कैप्सूल। ये इस बोमेन कैप्सूल में जो है ब्लड कैपलरीज पाई जाती हैं। ये जो ब्लड कैपलरीज हैं यहाँ पे ब्लड बोमेन कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों, यानी
ये जो आपका बोमेन कैप्सूल है और ये जो ग्लोमेरुलस है, दोनों को कलेक्टिवली जो है हम क्या कहेंगे, मालपीजियन बॉडी, क्या बोलेंगे, मालपीजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल्स बोलेंगे। बोमेन कैप्सूल आर लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में, मेडिकल में ये कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है कि बोमेन कैप्सूल में किस तरह की सेल्स पाई जाती हैं। तो बोमेन कैप्सूल्स में स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लड ले करके आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, एफरेंट एट्रियोल कहेंगे। क्या कहेंगे, एफरेंट एट्रियोल कहेंगे। और जो ब्लड जा रही है फर्दर उसे हम कहेंगे इफरेंट एट्रियोल कहेंगे। एक बात आप लोग नोटिस कीजिए, जो एफरेंट एट्रियोल है उसका जो डायमीटर है वो क्या है, ज्यादा है। इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है। और जो इफरेंट एट्रियोल है इसका डायमीटर क्या है भैया, कम है। ये बात आप लोग याद रखिए, यहीं से सारा सिस्टम होने वाला है। ये जो डायमीटर है इसी से ही फिल्टरेशन वाला प्रोसेस होगा। जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है इसी डायमीटर की वजह से। यही डायमीटर ज्यादा होता है और फिर कम हो जाता है तो क्या होगा कि ब्लड के ऊपर एक तरह का प्रेशर पड़ जाता है। जब ब्लड के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाएगा तो वही ब्लड के जो भी चीजें छन करके बाहर आ सकती हैं तो उस प्रेशर के कारण वो छन करके बाहर आ जाती हैं इस बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इनसाइड कैप्सूल इट डिवाइड इनटू कैपिलरीज टू फॉर्म ग्लोमेरुलस। यानी जो हमने एट्रियोल के बारे में देखा, एफरेंट और इफरेंट, यही क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं जो कैपिलरीज में, जो कि बनाती हैं हमारी ग्लोमेरुलस। ठीक है, इफरेंट एट्रियोल लीव्स ग्लोमेरुलस, यानी इफरेंट जो है वो जा रही है और एफरेंट जो होता है वो आती है। तो इफरेंट एट्रियोल इज नैरोअर देन एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल फर्दर ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज। एफरेंट एट्रियोल भी कैपिलरीज में ब्रेक करता है। बोमेन कैप्सूल लीड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल जो होगा वो रीनल ट्यूब्यूल में जाकर के खुलेगा, नीचे की तरफ आकर के खुलेगा। रीनल ट्यूब्यूल इज हाईली क्वाइल्ड, लूप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये सारी चीजें हमने आपको फिगर में आपको समझा दिया था। तो इतनी चीजें आपको रीनल ट्यूब्यूल के अंदर दिखाई देती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट हम कह सकते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स of many nephron join to form collecting duct और these collecting duct open into the renal pelvis। ये कहाँ पे ओपन होंगी, रीनल पेल्विस में ओपन होती है। अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी कैसे होती है, क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का जो फिजियोलॉजी है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो अल्ट्रा फिल्टरेशन है, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन भी कहते हैं। दूसरा स्टेप अगर जो हम बात करें तो इसका है सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप जो है इसका वो है सिक्रीशन। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये फिल्टरेशन वाला प्रोसेस है, इसमें अंडर प्रेशर काम होता है, यहाँ पे प्रेशर के द्वारा होता है। और प्रेशर कहाँ होगा, मालपीजियन कैप्सूल्स के अंदर होगा। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था कि जो मालपीजियन कैप्सूल्स हैं यानी ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर से अब वो बोमेन कैप्सूल के अंदर ही छनेगा। तो यहाँ पे एफरेंट रीनल आर्टरी है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है और इफरेंट का कम होता है, जिसके कारण क्या होगा कि ब्लड के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और उसी प्रेशर के कारण क्या होगा, ये जो प्रेशर है इसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, आप समझिए जो प्लाज्मा है वो लगभग सारा प्लाज्मा जो है वो आ जाता है। प्लाज्मा की कुछ चीजें नहीं आती हैं, लेकिन सारा का सारा मटेरियल जो है वो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होके चला आता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि बोमेन कैप्सूल आर थिन एंड परमिएबल एंड इन क्लोज कॉन्टैक्ट।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बोमन कैप्सूल का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत पतला होता है, परमिएबल होता है और बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होता है आपके ग्लोमेरुलस से, ठीक है, जिसके कारण जो है वो सारा वाटर, यूरिया, अदर साल्ट जो है, सारी चीजें जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में आ जाती हैं फिल्टर हो करके, ठीक है। अब ये फ्लो डाउन होगा, नीचे की तरफ फ्लो होगा बाय द बीटिंग ऑफ सीलिया। जो सीलिया पाई जा रही हैं ट्यूब्यूल के अंदर, उसी ट्यूब्यूल के अंदर से बीटिंग होती है उन्हीं सीलिया की, और ये जो फिल्ट्रेट है ये अब नीचे की तरफ चला आएगा। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे हो गया कि अभी जो फिल्टरेशन हुआ है तो फिल्टरेशन हो तो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी जो है वो यूजफुल सब्सटेंस भी अभी हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही फिल्ट्रेट नहीं किया गया है, पूरे ब्लड को फिल्टर किया गया है, जिसमें कि जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है वो भी चलाया। जैसे कौन कौन से हैं? अमाइनो एसिड है, शुगर है, साल्ट है, NaCl, ये सारी चीजें भी चली आई हैं। तो इनको फिर से रीएब्सॉर्ब करना, फिर से ब्लड में भेजना, जो हमने बताया था आपको वासा रेक्टा, हमने बताया था ये लूप ऑफ हेनले है। अब इसी के बगल से जो है आपका कौन जा रहा है? वासा रेक्टा। तो यहाँ पे अब फिल्ट्रेट आ गया है, बोमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया है। तो फिल्ट्रेट से क्या होगा? अब इस वासा रेक्टा में फिर से इनको भेज दिया जाएगा। कौन कौन सी चीजें? जैसे अमाइनो एसिड है, शुगर है, साल्ट है, इन सब सारी चीजों को, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है, तो वो भी क्या है? भेज दिया जाएगा, ठीक है, रीअब्सॉर्ब। यानी 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाएगा? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब जो चीजें लूप ऑफ हेनले में तक पहुंचेंगी, अब वो चीजें क्या होंगी कि यूरिन, अब उनको हम कह सकते हैं, अभी तक हम यूरिन नहीं कहेंगे, अभी क्या कहेंगे? अभी फिल्ट्रेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छी चीजें भी हैं। यूरिन हम कब कहेंगे? जब उसमें से अच्छी चीजें निकल जाएंगी, जो हमारे काम की चीजें हैं वो निकल जाएंगी, तब हम उनको यूरिन कहेंगे। उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ये हो गया कि अभी भी अगर जो हमारे ब्लड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हार्मफुल हैं, जो वेस्ट हैं, वो अभी भी जा सकती हैं, उस यूरिन के अंदर मिल सकती हैं। यानी अभी भी ब्लड कैपिलरी से जो है ट्रांसफर हो सकता है आयंस का, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, एमोनिया, इस सब का जो है वो ब्लड से कहाँ पे? डिस्टल ट्यूब्यूल, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसमें जा सकता है। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है, इसे दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाएगा। द फ्लूइड इंटरिंग द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। अब जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? यूरिन कहेंगे। इट फ्लो थ्रू पेल्विस, जो रीनल पेल्विस की बात हुई, फिर यूरेटर में जाएगा और लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, जो स्टोर किया जाएगा और टाइम टू टाइम इसको डिस्चार्ज किया जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे सारा फिल्ट्रेट आ गया, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स जो है पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारा फिल्ट्रेट आ गया। अब वो फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, सीलिया जो है बीट करेगी और वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, NaCl है, H2O है, पोटेशियम है, अमोनिया है, नाइट्रोजन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। तो NaCl, बाइकार्बोनेट, H2O, न्यूट्रिएंट और पोटेशियम आयन क्या होंगे? फिर से रीएब्सॉर्ब होंगे, वो फिर कहाँ भेज दिए जाएंगे? ब्लड में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे कुछ हाइड्रोजन आयन, कुछ अमोनियम आयन जो है, ये फिर से क्या होंगे? ब्लड से उस ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? और भी जो एक्सेस अमाउंट में पानी है वो रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, एक्सेस अमाउंट में NaCl है, रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। और इसमें जो यूरिया होगा वो क्या होगा? वो अब ट्यूब्यूल में कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे NaCl, H2O, बाइकार्बोनेट अब प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल में भी क्या कर लिया जाएगा? कलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ से सीधा ब्लड में भेज दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे पोटेशियम, हाइड्रोजन, NaCl, यूरिया, ये सब अगर जो है तो उसको क्या करेंगे?
फिर से हम लोग ट्यूब्यूल में डाल देंगे, अपने ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल में ये आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसी के क्लोज कांटेक्ट में होती हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो वासा रेक्टा होता है। अब यहाँ पे यूरिन एकदम फाइनली यूरिन बन के आ गया है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस से अब यूरेटर्स में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाएगा और टाइम टू टाइम इसको क्या कर दिया जाएगा? पास आउट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम बात करते हैं डायलिसिस की। तो यहां तक तो मैकेनिज्म हो गया कि हमारा जो किडनी है वो किस तरह से जो है वो फिल्टर आउट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो लेकिन जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, यानी कि जब हमारी किडनी किसी भी तरह से काम नहीं करती है, किसी इन्फेक्शन के द्वारा या किसी खराबी के द्वारा, तो और हम आर्टिफिशियल किडनी नहीं लगवा सकते हैं, तब क्या हम कर सकते हैं? तब हम करेंगे डायलिसिस। क्या करेंगे? डायलिसिस करेंगे। तो डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल सल्यूट्स, छोटे छोटे सल्यूट्स हैं घुलने वाले, फ्रॉम द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर जो कोलाइड होते हैं उनसे जो स्मॉल सल्यूट होते हैं उनको अलग करना ही विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। एकदम बहुत आसानी से इसको समझिए। किसी मेम्ब्रेन की सहायता से छोटे छोटे जो सल्यूट मॉलिक्यूल हैं बड़े बड़े कोलॉइड मॉलिक्यूल से अलग करना, छानना, ये क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। द प्रोसीजर यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी इन प्लेस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अगर आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जा रहा है नॉर्मल किडनी की जगह पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस। अब आर्टिफिशियल किडनी या मैचिंग किडनी जो है वो कहां से मिलेगी? वो हम किसी दूसरे इंसान से ले सकते हैं। ठीक है। अब हम जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारा डायलिसिस किया जाता है। मान लीजिए हमारा जो किडनी है वो खराब हो गया है, हमको डायलिसिस करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे डायलिसिस? तो डायलिसिस जब करवाते हैं तो हमारी आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी है, उसको एक पाइप से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड जो है ऊज आउट होकर के निकल करके आ जाए। और आसानी से निकलेगा नहीं तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे पंप लगा देते हैं खींचने के लिए। भाई पानी चढ़ाने के लिए क्या लगाते हो? मोटर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? टुल्लू लगाते हो, टुल्लू पंप लगाते हो। तो टुल्लू पंप से क्या होता है? नीचे से पानी खींच करके ऊपर पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड जो है वो निकालने के लिए, कंप्लीटली निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा। पंप लगा दिए भैया। पंप लगाने के बाद हमने क्या किया कि इसको एक बॉक्स में, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन का ट्यूब लगा हुआ है, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी कोल्ड स्टोरेज पे, तो आपको दिखाई देता होगा इस तरह का ट्यूब, ऐसे ऐसे ट्यूब लगा हुआ है, ठंडा करने के लिए लगा हुआ होता है। एक जो है इस तरह के बॉक्स में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है पतली सी, इसे हम, ये बनी होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन से, यानी इस तरह का मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। इसी मेम्ब्रेन के थ्रू हम जो है हमारे ब्लड को ले जाएंगे। और यहाँ पे ये जो होगा, ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है प्लाज्मा से, एकदम जो बढ़िया वाला प्लाज्मा है, यहाँ पे बढ़िया वाला प्लाज्मा भरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया वाला प्लाज्मा भरा होगा। इसके अंदर, इस प्लाज्मा के अंदर सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होंगे? यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन हमारे ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है, तो अब जब नाइट्रोजिनस वेस्ट का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ज्यादा है और इस प्लाज्मा में कम है, तो क्या होगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ पे डिफ्यूजन के माध्यम से इस प्लाज्मा में आ जाएगा, यानी हमारे ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या हो गया? निकल जाएगा। क्लियर हो गया। और अब यहाँ से जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट निकला हुआ जो ब्लड है, वो अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे जो है सिफेनस वेन के अंदर, हम अपनी बॉडी के अंदर वो ब्लड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये जो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, यही प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो रेगुलरली जो है इस सेलोफेन
मेम्ब्रेन वाला जो बॉक्स है उसमें हम लोग भेजते रहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट टेम्परेचर देते रहते हैं, जो हमारे ब्लड का टेम्परेचर जो है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि एकदम ठंडा हम भेज दें, हम एकदम ठंडा ठंडा ब्लड भेज दें, हार्ट काम करना कम बंद कर देगा। एकदम गरम गरम हम भेज दें, हार्ट वहां भी पंप करना बंद कर सकता है। या तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसी टेम्परेचर में हम इस प्लाज्मा को रखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है वो मैंने आपको इस फिगर के माध्यम से समझा दिया है कि किस तरह से डायलिसिस किया जाता है एक्चुअल में। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस क्या है? ब्लड इज मेड टू फ्लो into the dialysis machine made up of long cellophane tubes coiled in tank having dialyzing solution, जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। और जो वेस्ट सब्सटेंस होंगे वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे हमारे ब्लड से इनटू टैंक। टैंक के अंदर क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो फर्दर पंप बैक कर दिया जाता है, पंप करके बैक कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। तो ये जो है प्रिंसिपल है हीमोडायलिसिस का, जो डायलिसिस होती है उसका एक जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है। तो आज ये चैप्टर जो है यहीं पे क्लोज हो गया है। लाइफ प्रोसेस पूरा आपका समाप्त हो चुका है। जितना भी टॉपिक था, हर टॉपिक को हमने बहुत ही क्लियर और बहुत ही जो है अच्छे तरीके से उसको कवर किया हम लोगों ने। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।